हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनोवेशन। अभी तक कोरोना को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी दहशत थी, लेकिन अब हर रोज़ नई नई डिजीज़ के बारे में पता चल रहा है। अभी रिसेंटली केरल के अल्पुझा में एक 15 साल के बच्चे की मृत्यु की पुष्टि हुई है और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बच्चे की जो मृत्यु हुई है उसका कारण ब्रेन ईटिंग अमीबा बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रेन ईटिंग अमीबा होता क्या है और ये कैसे हमारी बॉडी के फंक्शन को, ब्रेन के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से अपने आप को स्प्रेड करता है ह्यूमन बॉडी में। Naegleria fowleri. Naegleria fowleri belongs to the genus Parcolozoa and is a free-living freshwater amoeba, also called brain-eating amoeba. ये अमीबा फ्रेश वार्म वाटर में पाया जाता है, जैसे नदी, तालाब, झरने, झील, and it grows well as a temperature as high as 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर जाता है। अगर उससे कम टेम्परेचर है तो ये अपने लाइफ साइकिल के फर्स्ट स्टेज में ही रुका रहता है। जैसे ही इन्वायरमेंट टेम्परेचर इसके फेवरेबल होते हैं, ये तुरंत मल्टीप्लाई हो जाता है, ग्रो हो जाता है। NF grows well as a temperature as high as 45 degrees centigrade. It has 3 stages of the life cycle. First is cyst, second trophozoites, and third is flagellates. Naegleria fowleri is a free-living thermophilic amoeba found in warm water. एज वेल एज ये फ्रेश वाटर के अलावा ये मिट्टी में भी पाया जाता है। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसे माइक्रोस्कोपिक ये डायग्राम दिखाया जा रहा है। नेकेड आई से देखना इसे बहुत ही मुश्किल। There are many species of Naegleria fowleri that are known to infect fish and mice. However, N. fowleri is the only species to be pathogenic in human. इसके बहुत सारे स्पेसीज़ हैं जो फिश और माइस को इन्फेक्ट करते हैं, बट नाइग्रेलिया फॉलोरी ये एक सिर्फ ओनली स्पेसीज़ है जो ह्यूमन के लिए काफ़ी नुकसानदेह है और पैथोजेनिक है। नाइग्रेलिया फॉलोरी इन इट्स लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस एंड कैन नॉट इन्फेक्ट एनी अदर स्पेसीज बिकॉज इट इज़ लीथल इन ह्यूमंस। ये अपनी लाइफ साइकिल को ह्यूमंस पे एंड करते हैं और किसी और स्पेसीज के लिए उतने हार्मफुल नहीं है जितने ह्यूमंस के लिए प्राणघातक ये सिद्ध होते हैं। It causes primary amoebic meningoencephalitis which result in the rapid inflammation of the meninges and the brain. ये प्राइमरी amoebic meningoencephalitis डिजीज ह्यूमन के ब्रेन में पैदा करते हैं, उस स्टेज तक पहुंचते हैं और जिसकी वजह से ब्रेन के टिश्यूज़ में एक स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है और उसके फंक्शन को ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। ह्यूमंस एक्वायर दस वाइल स्विमिंग एंड डाइविंग इन फिश वाटर पोन्ड्स एंड लेक्स। जब कभी भी कोई मनुष्य तालाब में, झरने में या झील में गोताखोरी करते हैं या डाइविंग करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये इनके बॉडी में एंटर कर जाए, और ये जब भी एंटर होता है तो ये नोज़ के थ्रू ही एंटर होते हैं। तो जब भी आप स्विमिंग करते हैं या झरने के नीचे नहाते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, तो उस समय ये सारी एक्टिविटीज़ वाटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होती हैं और उस समय इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आपकी बॉडी में आसानी से एंटर कर जाए। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज बिकॉज इट प्रोग्रेस सो रैपिडली। ये इतनी तेज़ी से ह्यूमन्स के ब्रेन में ग्रो करता है कि पेशेंट को संभलने का मौका नहीं देता है। इफ़ आउट अर्ली ट्रीटमेंट कैन इंक्लूड, अगर इनिशियल स्टेज में इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एम्फोटेरिसिन, मिकोनिजोल, फ्लूकोनाजोल और कीटोकोनाजोल, रिफाम्पिन, ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बट ये मेडिसिन्स सिर्फ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही यूज़ करना चाहिए। All of these drugs reduce the amoeba activity. However, the fatality rate is still over 98% and there have been only 3 recorded survival cases of N. fowleri since 1962 in the United States.
आप इसे समझ सकते हैं कि ये डिजीज कितना प्राणघातक है, कितना खतरनाक है। अभी तक मेडिकल साइंस में इसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और अभी भी इसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो 98% है। जितने भी रिकॉर्डेड केस हैं उसमें से सिर्फ 3 सर्वाइवल केस हैं। 1962 में यूनाइटेड स्टेट में ये रिकॉर्ड किया गया था। Only 138 cases have been recorded in US since 1962. 1962 जहाँ पर 138 केसेस को पेशेंट को फाइंड आउट किया गया था जिनको ये डिजीज हो चुकी थी, उसमें से सिर्फ 3 लोग सर्वाइव कर पाए थे। And cholera does not have a specific age range in which it affects the most. ऐसा नहीं है कि ये बीमारी किसी पर्टिकुलर एज को टारगेट करती है, या हम ये कहें कि ये छोटा बच्चा है तो इसको नहीं होगा, या ये एक मैच्योर इंसान है या बहुत ही हेल्दी इंसान है तो इसको नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। दो of the 107 cases out of the 138 were under the age of 18. हालांकि ये फाइंड आउट किया गया था कि जो 138 केसेस थे उसमें से 107 जो थे वो 18 साल के नीचे के या 18 साल के उम्र के थे, लेकिन इसके भी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उनका जो वाटर से एक्टिविटी से जो कनेक्शन होगा, वाटर एक्टिविटी वो ज़्यादा रही होगी। आमतौर पे बच्चे बहुत ज़्यादा स्विमिंग करते हैं, मौज मस्ती करते हैं छोटे बच्चे, तो माइट बी कि उनका जो वाटर एक्टिविटी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उनको ये इन्फेक्शन जो है ये रेशियो ज़्यादा हुआ होगा। मेडिकल साइंस में अभी तक इस डिजीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और इसका जो ग्रो होता है वो काफ़ी रैपिडली होता है और इसमें पेशेंट को संभलने का मौका नहीं मिलता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो द लाइफ साइकिल ऑफ नेग्रेलिया फॉलोरी कैन बी सेपरेटेड इनटू 3 stages. द फर्स्ट स्टेज इज cyst, second is trophozoites and the third is flagellates. Cysts linger in the water and sediment of lakes and rivers until they encounter the optimal environment. Cyst stage में ये नदी, तालाब, झरने, स्विमिंग पूल के तल में मीन्स वो बेस में काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकते हैं जब तक कि उनको सर्वाइव करने के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। When in the right environment, cysts develop into trophozoite stage. जैसे ही उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है वो सेकेंड स्टेज ट्रोफोजॉइट स्टेज में आ जाते हैं। Trophozoites can then develop into flagellates or vice versa and then enter the nose, travel up the olfactory nerve and continue to their final destination, the brain. Trophozoite स्टेज के बाद ये फ्लैजिलेट स्टेज में डेवलप होता है और ह्यूमन बीइंग के ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि एक सेंसरी नर्व होता है उसके थ्रू ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन को रीच करता है जो कि ह्यूमन ब्रेन होता है जिसको ये मेनली टारगेट करता है। फ्लैजिलेट्स आर द नॉन फीडिंग स्टेज। ये स्टेज में फूड कंज्यूम नहीं करता है अमीबा बट द मोस्ट मोटाइल। इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि ये नॉन फीडिंग स्टेज है, इसमें वो फूड कंज्यूम नहीं करता है, इसके बावजूद भी ये काफ़ी एक्टिव होता है and can be most often found in the cerebral spinal fluid, whereas trophozoites are the pathogenic stage and cause damage in the brain. Cerebral spinal fluid एक colorless transparent liquid पदार्थ होता है जो ब्रेन के आसपास मौजूद होता है और ट्रोफोजॉइट स्टेज में ये अमीबा वहाँ पर सबसे पहले अटैक करता है। इस स्टेज में अमीबा काफ़ी ज़्यादा ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज करता है जिसकी वजह से जो भी पेशेंट है वो उसके सेंसरी ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं और ये काफ़ी रैपिडली ग्रो करता है। However, trophozoites are in the most fragile stage of their life cycle. They are sensitive to environmental changes, even though they can be found at temperature as high as 115 degree Fahrenheit to 46 degree centigrade. Trophozoite stage में Naegleria fowleri
काफ़ी वीक माना जाता है, डेलिकेट माना जाता है और टेम्परेचर के हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव होता है। इसके बावजूद भी ये हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है 115 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 46 डिग्री सेंटीग्रेड। If the environment is unsuitable for trophozoites, they can develop back into flagellates or cysts. इसकी सबसे खास बात यह है कि ट्रोफोजॉइट स्टेज में भी जाकर अगर इसको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, वैसा टेम्परेचर नहीं मिलता है, तो उस टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर सकता है और ये अपने बैक स्टेज में आ सकता है, फ्लैजिलेट्स और सिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है और अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। Cyst can survive in water temperature as low as 32 degree Fahrenheit to 0 degree centigrade. Once the environment becomes suitable again, the amoeba exist into trophozoites and their life cycle begins again. ये लो से लो टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है और जैसे ही इसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं एक पेशेंट का ये माइक्रोस्कोपिक मैग्निफिकेशन ये इमेज है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्राइमरी एमेबिक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस की इमेज है, जब ये किसी पेशेंट के ब्रेन में उसके टिश्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा हद तक डैमेज कर चुका है। तो ये अमेबा लो से लो टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। Naegleria fowleri is not an infectious disease, nor is it transmitted through drinking contaminated water. ये डिजीज़ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है और ना ही contaminated water से होता है। The amoeba must enter through the nose to be pathogenic. अगर ये पेशेंट के नोज़ के थ्रू किसी भी पर्सन के olfactory नर्व्स के थ्रू ब्रेन में एंटर होता है तभी ये हार्मफुल होता है। Death is in result to PAM, means primary amoebic meningoencephalitis, a rapid brain infection that leads to the destructions of the brain tissue. इस स्टेज में ये रैपिडली ग्रो होता है पेशेंट के ब्रेन में और टिश्यूज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें पेशेंट का पूरा बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स एनालाइज किए गए हैं। स्टेज 1 में begin within 1 to 7 days. Post-amoebic exposure and include severe headache, fever, nausea and vomiting. Stage 1 में 1 से 7 दिनों के अंदर पेशेंट को काफ़ी तेज सिर में दर्द महसूस होता है, फीवर होता है, नोज़िया होती है और वोमिटिंग की टेंडेंसी रहती है। स्टेज 2 में इंक्लूड स्टिफ नेक, कन्फ्यूज़न, lack of attention of to people and surroundings. इस स्टेज में पेशेंट अपने गर्दन में अकड़न महसूस करता है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, अपने सराउंडिंग्स के प्रति और लोगों के प्रति वो अटेंशन पे नहीं कर पाता है। लॉस ऑफ बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाता है और हेलुसिनेशन की स्थिति होती है, एक भ्रम की स्थिति होती है। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स, डेथ यूजुअली अकर्स विदिन 1 to 12 days ऑफ ऑनसेट ऑफ स्टेज 2 सिम्टम्स। पेशेंट के पास सिर्फ 1 से 12 दिनों का समय होता है स्टेज 1 और स्टेज 2 के बीच में। अ फाइनल कॉज ऑफ डेथ इज ब्रेन स्वेलिंग। वो किसी भी फंक्शन के लायक नहीं रहते हैं कि पेशेंट का जो पूरी बॉडी का सिस्टम है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। ये सारी स्थिति जो होती है वो नाइग्रेलिया फॉलोरी के पेशेंट को फेस करनी पड़ती है और मेडिकल साइंस में अभी तक इस डिजीज़ के लिए कोई भी प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जिससे पेशेंट की जान बचाई जा सके। और क्योंकि ये काफ़ी रैपिडली एक्शन होता है इसका, तो पेशेंट के पास काफ़ी कम समय होता है। कुछ मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो अगर इनिशियली पता चल जाए तो पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है, बट उसके परसेंटेज बहुत कम है। जैसा कि पहले मैं बात कर चुकी हूँ आपसे कि सिर्फ 3 पेशेंट सर्वाइव हुए थे अभी तक के रिकॉर्ड में, तो ये काफ़ी जानलेवा और प्राणघातक है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल
एंड प्रिवेंशन यानी CTC के मुताबिक दिमाग खाने वाला अमीबा ये हमारे नाक के रास्ते से दिमाग तक पहुंचता है और धीरे धीरे यह दिमाग की टिश्यूज़ को नष्ट कर देता है और प्राइमरी एमेबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस की बीमारी को पैदा करता है हमारे ब्रेन में। पैम एक रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है और जैसे जैसे इसका इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में फैलता है वैसे वैसे ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें सूजन आती है, स्वेलिंग आती है। अभी केरल में जो केस हुआ था उसमें वो बच्चा प्राइमरी एमेबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस से ही संक्रमित था जिसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 2022 में भी साउथ कोरिया में नाइग्रेरिया फॉलोरी का एक मामला सामने आ चुका है। जैसा कि पहले बात कर चुके हैं कि ये नदी, झरना, तालाब, झीलों में ये पाया जाता है, स्विमिंग पूल में पाया जाता है। सो प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. See you in the next session.